ओम। आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज। मैं श्रीमती मोह बासु। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 7 का विज्ञान। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे ऊष्मा एवं ताप। उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ। ऊष्मा स्थानांतरण मतलब एक स्थान से ऊष्मा का दूसरे स्थान तक जाना। इसमें हम लोग देखेंगे ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा स्थानांतरण मतलब ऊष्मा का एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का संचरण तापांतर के कारण होता है। मतलब दो वस्तुओं में अगर हम ऊष्मा को बदलेंगे, ऊष्मा का स्थानांतरण करेंगे तो उसमें क्या होगा? ताप में जो अंतर होता है उसके कारण ऊष्मा का संचरण होता है। ऊष्मा का संचरण अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। मतलब जहाँ अधिक ताप होगा वहाँ से ऊष्मा जो है कम ताप वाली वस्तु की ओर जाने का कोशिश करेगी। तो ऊष्मा का संचरण 3 विधियों द्वारा होता है: चालन, संवहन और विकिरण। चालन विधि में क्या होता है बच्चों? अगर आप एक चम्मच को बहुत गर्म पानी में डुबोगे और गर्म पानी को खौलाओगे तो क्या होगा? धीरे धीरे पूरी चम्मच गर्म हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब आपको चम्मच पकड़ने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, वो एकदम गर्म हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ? आपने तो चम्मच का एक हिस्सा डुबोया था, तो पीछे वाला हिस्सा कैसे गर्म हो गया? ये चालन विधि द्वारा हुआ। चालन विधि में क्या होता है? एक अणु जो होती है, पदार्थ जो होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है, तुम जानते हो। तो पदार्थ का एक अणु जो होता है वो जो है अपनी ऊष्मा दूसरे को दे देता है, फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, और ये क्रिया लगातार होती रहती है और पूरा का पूरा चम्मच आपका गर्म हो जाता है। तो इस विधि को कहते हैं चालन विधि। ठीक है। इसके बाद होता है संवहन विधि। दूसरा संवहन विधि में क्या होता है? अगर आप एक पानी को गर्म करोगे और गर्म करने के बाद क्या होता है? पानी का निचला हिस्सा ही आँख के संपर्क में आया, लेकिन जब आप उसको थोड़ी देर रखोगे तो पूरा पानी गर्म हो जाता है। कैसे होता है बच्चों? ये नीचे के जो पानी के अणु हैं, जैसे तुम लोग चाय के लिए पानी गर्म करते हो तो पानी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो आँख के संपर्क में रहता है, वो गर्म हो जाता है। वो जल्दी जल्दी क्या करेगा? कम ऊष्मा की ओर जाएगा, कम ताप की ओर जाएगा, तो वो ऊपर भाग जाता है। फिर ऊपर से जो है वो नीचे आ जाता है अणु। जैसे वो उसकी जगह खाली होगी तो ऊपर से नीचे आएगा। फिर वो जो ऊपर से नीचे आया वो अणु गर्म होगा, फिर ऊपर चला जाएगा। फिर वो ऊपर से नीचे ठंडा अणु आएगा, वो फिर गर्म होगा, फिर ऊपर चला जाएगा। इस तरह करते करते पूरा जो उसके जो जल के जो अणु होते हैं वो पूरा अणु गर्म हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह की विधि को कहते हैं संवहन विधि। इसको तुम लोग बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट से भी देख सकते हो। अगर गर्म पानी, कांच के बर्तन में पानी गर्म करोगे और उसमें एक कण पोटेशियम परमैंगनेट का डालोगे तो तुम देखोगे उसका बहुत अच्छा बैगनी रंग आता है। उससे तुमको समझ में आ जाएगा कि पहले जैसे ही तुम उसको डालोगे वो नीचे से जो है गर्म होकर ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा, और रंग से आपको वो जो चलेगा उससे आपको पता चल जाएगा संवहन विधि किस तरह से होती है। नीचे के अणु ऊपर जाते हैं और ऊपर के अणु नीचे आते हैं। फिर यही क्रिया लगातार होती रहती है और इस तरह से पूरा पानी गर्म हो जाता है। इसके बाद तीसरी विधि है विकिरण। विकिरण विधि में क्या होता है? ये ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के होता है। इस विधि को विकिरण विधि कहते हैं। जैसे सूरज से हमारे तक प्रकाश आती है, ये जो है विकिरण विधि द्वारा, सूर्य की ऊष्मा हम तक कैसे आती है? विकिरण विधि द्वारा होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि विद्युत बल्ब या जलती हुई मोमबत्ती से प्रकाश फैलता है। ठीक है बच्चों, तो 3 विधियों के बारे में आप जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा के कुचालक और सुचालक के बारे में। तो सुचालक क्या होता है? इसमें आपके किताब में एक सवाल है, सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर भी हो जाएगा और इसको आप समझिए क्या है। जिन पदार्थों में से ऊष्मा का संचरण सुगमतापूर्वक होता है उसे ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि।
इन पदार्थों को अगर ऊष्मा में गर्म करोगे, इस किसी भी तरह से गर्म करोगे तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एकदम आसानी से होता है, तो इसको सुचालक कहते हैं। और जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता, हमने अभी आपको बताया था संचरण मतलब स्थानांतरण, सुगमता से नहीं होता, उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच, कागज, पोर्सलिन तथा वायु आदि, ये सब ऊष्मा के कुचालक हैं। अब कुचालक और सुचालक के बहुत सारे उपयोग भी हैं। जैसे ऊष्मा के सुचालक होने के कारण तवा और कढ़ाई ये सब लोहा और एल्युमिनियम का बनाया जाता है, और उसमें क्या होता है, हैंडल जो होती है वो लकड़ी की लगाई जाती है, जिससे कि ऊष्मा के संचरण के कारण जब वो गर्म हो जाए तो लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होने के कारण वो ऊष्मा नहीं लेता और आपका हाथ जो है जलने से बच जाता है। इसी प्रकार ऊष्मा के कुचालक और सुचालक का दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन में सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का उपयोग सदैव होता रहता है। जैसे ऊष्मा के अच्छे चालक होने के कारण पीतल तथा एल्युमिनियम के बने बर्तनों का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। ऊष्मा के कुचालक होने के कारण धातु के बने बर्तनों के हैंडल के ऊपर लकड़ी, बांस, बैकेलाइट आदि चढ़ा देते हैं, ताकि हैंडल गर्म ना हो और बर्तन के गर्म होने पर इसे पकड़कर काम करने में आसानी हो। बर्फ़ को पिघलने से बचने के लिए इसके चारों ओर लकड़ी का बुरादा अथवा ऊनी कपड़ा लपेट लेते हैं। इससे ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता। इसी तरह बच्चों, आप लोग गर्मी में, जब अभी तो आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब आप स्कूल आते हैं तो पानी की बोतल क्या करते हैं, फ्रीज़र से निकालते हैं, उसमें कागज़ लपेट कर लाते हैं या उसको किसी कपड़े में लपेट कर लाते हैं ना, तो इससे क्या होता है, वो जल्दी से गर्म नहीं होता, ठंडा रहता है। तो ये इसी के कारण है। इसके बाद जाड़े के दिनों में ठंड से बचने के लिए हम लोग ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते हैं, तो इसका कारण यही है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ जो होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। जैसे कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ये तो तुम लोग जानते हो, ठोस, द्रव और गैस। ऊष्मा देकर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि समझो, बर्फ़ क्या है, ठोस है। बर्फ़ को हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गल जाएगा, जल बन जाएगा। और जब हम इस जल को, ये जल क्या है, द्रव है, जब हम इस जल को और गर्म करेंगे तो क्या होगा, जलवाष्प बनेगा, जो कि गैस है। बिल्कुल इसका अगर हम उल्टा करेंगे, फिर अगर हम जलवाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये द्रव बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और जब इस पानी को और ठंडा करेंगे तो ये बर्फ़ बन जाएगा। इस तरह हम पदार्थ की किसी भी अवस्था से किसी भी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ पदार्थ गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इसका मतलब जैसे आप कपूर को जलाते हैं तो वो बिना पिघले ही वो गैस में बदल जाता है। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। ऊर्ध्वपातन याद रखना बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऊर्ध्वपातन पूछा जाता है हमेशा। जैसे कि कपूर, नौसादर आदि इसके उदाहरण हैं। इसके बाद हम लोग कुछ वो कर लेंगे, अभ्यास प्रश्न कर लेंगे। ये आपके किताब का रिक्त स्थान है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, केल्विन होता है। गलते हुए बर्फ़ का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसी ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया को गलनांक कहलाता है। विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बर्तन का हत्था बनाने में कुचालक धातु का प्रयोग किया जाता है या कुचालक पदार्थों का प्रयोग भी किया जाता है। थोड़ा सा गलत लिखा है। इसके बाद सही मिलान करना है। किसी वस्तु का ताप किससे नापते हैं, तापमापी द्वारा नापते हैं। ठोस से ऊष्मा स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। अच्छा, जब हम बता रहे थे, ये आपको हम बताना भूल गए थे कि जो चालन विधि होती है वो ज़्यादातर ठोस में होती है और जो संवहन विधि होती है वो द्रव में होती है। उदाहरण हमने बताया था, चम्मच ठोस है ना, तो इसमें हमने चालन विधि बताया था। और पानी, चाय के पानी का उबलना, वो संवहन विधि बताया था। तो पानी क्या है, द्रव है। इससे आप लोग को याद रखना है। स्टील ऊष्मा का सुचालक है। ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में प्रसार होता है। जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं बेटा, तो उसका आयतन जो होता है फैल जाता है, प्रसार होता है। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ के विशेष गुण हैं।
तो इसमें सिर्फ पदार्थ का गुण होता है दिया है, तो वही लिखना पदार्थ का गुण होता है। सूर्य से ऊष्मीय ऊर्जा विकिरण द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तब तक के लिए खुश रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ते रहो।